वेलकम टू स्मार्ट स्टडी हब। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे जो है अंडरस्टैंडिंग द वेदर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए। चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग द वेदर। अ चेंज इन द वेदर इज सफिशिएंट टू क्रिएट द वर्ल्ड एंड वन सेल्फ अन्यू। मार्कल फ्रॉस्ट, फ्रेंच नॉवेलिस्ट। फ्रॉस्ट जो थे उन्होंने कहा है कि अगर किसी इंसान का वेदर चेंज हो जाता है तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। उनके कहने का मतलब ऐसा है कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और हमें हमारा सराउंडिंग काफ़ी ज़्यादा अलग लगता है। वैसे ही अगर ठंड होती है तो उसका ठंड में काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है, उससे हमें हमारा सराउंडिंग काफ़ी ज़्यादा ठंडा लगता है। तो अगर हमारा वेदर चेंज होगा तो हमारा सराउंडिंग भी चेंज हो जाएगा और सराउंडिंग चेंज होगा तो हमें ऐसे लगेगा कि हम बिल्कुल एक अलग दुनिया में आ गए हैं। वेदर एंड इट्स एलिमेंट। यू वॉक अप वन विंटर मॉर्निंग एंड शिवर, यू रीच फॉर थिक क्लॉथ्स टू कीप योरसेल्फ वार्म। जैसे हम लोग विंटर्स की मॉर्निंग में उठते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है और हम लोग थिक क्लॉथ पहनते हैं जिससे हमें गर्मी मिले। इन समर यू चूज क्लॉथ्स दैट कीप यू कूल एंड कंफर्टेबल। वैसे ही समर के अंदर हम लोग ऐसे क्लॉथ्स पहनते हैं जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा कूल और कंफर्टेबल फील हो। यू रिस्पॉन्डिंग टू योर बॉडी सिग्नल, योर बॉडी इज साइनिंग द वेदर। जैसे भी हमको गर्मी या ठंड लगती है तो हम हमारे ये बॉडी के सिग्नल्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि मौसम कैसा है, और जो हमारी बॉडी है वो सेंस कर लेती है किसी भी वेदर को। व्हाट इज वेदर? वेदर इज अ स्टेट ऑफ अर्थ एटमोसफियर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। वेदर जो है वो एक अर्थ के एटमॉस्फेयर की स्टेट होती है किसी भी पर्टिकुलर टाइम और प्लेस पर। बट व्हाट इज एन एटमॉस्फेयर? बट एटमॉस्फेयर क्या होता है? इन सिंपल टर्म इट इज अ लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंडेड सम planets. इन द केस ऑफ आवर अर्थ वी कॉल दिस गैसेस एयर। जो एटमॉस्फेयर होता है वो एक तरह की लेयर ऑफ गैसेस रहता है जो किसी भी प्लैनेट्स के सराउंडिंग में रहती है, और हमारे अर्थ के केस में वो गैसेस हमारी एयर हैं। द अर्थ एटमॉस्फेयर में बी कंपेयर्ड टू अ केक विद सेवरल लेयर्स। हम हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को एक केक की लेयर से कंपेयर कर सकते हैं जिसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं। द लेयर क्लोजेस्ट टू द surface ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ट्रोपोस्फियर। और जो लेयर हमारी अर्थ के सबसे ज़्यादा क्लोज है उस लेयर को हम लोग ट्रोपोस्फियर कहते हैं। एंड दैट इज़ वेयर ऑल लैंड बेसिस प्लांट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस लीव एंड ब्रीथ। और इसी लेयर के अंदर हमारे सारे प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमंस सब रहते हैं और ब्रीथ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो वेयर ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमिना विच विल बी एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर विल टेक प्लेस। और इसी लेयर के अंदर हमारे सारे वेदर्स होते हैं। The troposphere extends to the height of 6 to 18 किलोमीटर from the ground। और जो ट्रोपोस्फियर रहती है इसकी हाइट 6 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक होती है। इट इज लेस थिक एट द पोल एंड थिकर इन अ ट्रॉपिकल जोन। यू विल स्टडी मोर अबाउट अदर लेयर इन साइंस क्लासेस। जो ट्रोपोस्फियर रहती है ये थिक रहती है पोल के साइड पर और थिकर रहती है ट्रॉपिकल जोन के साइड पर। जैसे कि अगर नॉर्थ की तरफ हम लोग जाएंगे तो हमारी ट्रोपोस्फियर वहाँ पर थिक रहेगी और वहाँ का वेदर काफ़ी कोल्ड रहेगा। वैसे ही अगर हम लोग साउथ की तरफ जाएंगे तो ट्रोपोस्फियर वहाँ पर थिकर होगी और वहाँ का वेदर काफ़ी ज़्यादा वार्म रहेगा। We use many words to describe the weather: hot, cold, rainy, cloudy, humid, snowy, windy and so on। वेदर को हम लोग बहुत तरह से डिस्क्राइब करते हैं जैसे कि हॉट, कोल्ड, रेनी, क्लाउडी, ह्यूमिड, स्नोई और विंडी। दे डिस्क्राइब द डिफरेंट वे इन विच वी एक्सपीरियंस द एलिमेंट ऑफ वेदर। और जैसे हम लोग वेदर को एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं, हम उसको उसी तरह से डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि अगर हमें ठंड के अंदर अगर हमें ठंड लगती है तो हम कहते हैं मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। गर्मी में हमको गर्मी लगती है तो हम कहते हैं मौसम मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म है। वैसे ही हमारे दूसरे सीजन्स के साथ भी ऐसा ही होता है। द एलिमेंट ऑफ वेदर आर टेम्परेचर, हाउ हॉट और कोल्ड द एटमॉस्फेयर इज। टेम्परेचर को हम लोग ऐसे मेज़र करते हैं जो भी हमारा एटमॉस्फेयर रहता है वो कितना ज़्यादा हॉट और कोल्ड है, उसको ही हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। प्रेसिपिटेशन,
any form of water such as rain, snow, sleet or hail that fall from sky. प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है हमारे वाटर के कितने फॉर्म हैं, जैसे कि रेन के फॉर्म में हमें वाटर मिलता है, स्नो के फॉर्म में मिलता है, स्लिट के फॉर्म में मिलता है, हील के फॉर्म में मिलता है। और जितना भी ये हमको मिलता है, जो भी स्काई से हमको वाटर आता है, उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं। Atmospheric pressure, the weight of the air above us feel on the earth surface. एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम उसको कहते हैं जब हमारी एयर काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है और वो हमको अर्थ के सरफेस पे फील होने लगती है। जैसे कि अगर एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो या काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो, तो हमको वो फील होने लगता है हमारी बॉडी को कि एटमॉस्फेयर काफ़ी गर्म है या ठंडा है, तो हम उसको जज करने लगते हैं एटमॉस्फेयर को उसकी हवा से। विंड, द मूवमेंट ऑफ एयर इंक्लूडिंग its स्पीड एंड डायरेक्शन। विंड को हम लोग ऐसे डिस्क्राइब करते हैं किसी भी एयर के अंदर जब उसकी स्पीड और डायरेक्शन हो, तो उसको हम लोग विंड कहते हैं। ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ह्यूमिडिटी हम उसको कहते हैं जब हमारी एयर के अंदर वाटर वेपर मिक्स हो जाते हैं और हमारा वेदर काफ़ी ज़्यादा स्टिकी हो जाता है, चिपचिपा सा हो जाता है, तो हम कहते हैं कि वेदर के अंदर ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है। Times humans have closely observed nature and learned to read the signal of forecast the weather. पहले के टाइम में जो ह्यूमंस होते थे वो काफ़ी ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करते थे नेचर को और वो प्रिडिक्ट कर लेते थे कि वेदर कैसा होने वाला है। ऑब्जर्विंग बर्ड फ्लाइंग लो, ants carrying egg, squirrel gathering nut, frog croaking loudly, or even the opening and closing of pine cones. जब मौसम चेंज होने वाला होता था, तो जो बर्ड्स होती थी वो नीचे फ्लाई करती थी, एंड्स अपने एग को कैरी करती थी, स्क्वेरल अपने नट्स को गैदर करती थी और फ्रॉग्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाउडली क्रॉकिंग करने लगते हैं। और जो हमारे पाइन कॉर्न्स होते हैं उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग होने लगती है। प्रोवाइडेड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट कमिंग रेन और स्टॉर्म। इससे हमें पता चलता है कि हमारा वेदर में चेंजेस होने वाले हैं या फिर बारिश होगी या फिर स्टॉर्म आएगा। This knowledge has been passed down from generation to generation. Even today, in many parts of India, people use traditional way to predict the weather, especially the arrival of monsoon. आज भी आज की जनरेशन में भी कुछ जगह इंडिया में ऐसा होता है कि वहाँ के लोग वेदर को मौसम से ही वेदर को नेचर से ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि किस तरह का मौसम होने वाला है। स्पेशली जब हमारे मानसून स्टार्ट होने वाले होते हैं, तब वो लोग इजीली प्रिडिक्ट कर लेते हैं। For a century, scientists have worked out methods to measure and monitor the element of weather with a great precision. Based on those inputs, meteorologists try to predict how the weather will behave in a particular region after a certain hours, after a few hours, few days, or even few weeks. पिछले कुछ सेंचुरी में साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे मेथड्स को डेवलप किया है जिससे वो वेदर के डिफरेंट एलिमेंट को एक्यूरेट मेजर और मॉनिटर कर सकते हैं। इन मेजरमेंट के बेसिस पर जो हमारे मीटेरोलॉजिस्ट होते हैं जो वेदर को हमें प्रिडिक्ट करके देते हैं, उन्होंने ये प्रिडिक्ट करा कि किस एरिया में कुछ घंटे बाद, कुछ दिन बाद या कुछ हफ्ते बाद कैसा मौसम होगा। हाउ डू दे डू इट? डू दे जस्ट लुक अप इन द स्काई एंड गेस? नो, दे हैव गॉट सम कूल गैजेट्स, अ फ्यू विच विल नो लुक एट। तो वो लोग सिर्फ स्काई को देखकर ऐसे प्रिडिक्शन नहीं करते हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छे गैजेट्स होते हैं जिससे वो मौसम को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्यूरियोसिटी, यू read about different type of thermometer used for measuring the temperature, the clinical thermometer and the laboratory thermometer. जैसे कि हमको पता है कि थर्मोमीटर से हम लोग टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं, तो हमारे दो टाइप के थर्मोमीटर्स होते हैं। एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर और दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट टेम्परेचर स्केल। वन ऑफ दैम इज अ सेल्सियस स्केल, अनदर इज फ़ारेनहाइट स्केल। हमें ये भी पता है कि टेम्परेचर को हम लोग सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं। इफ़ फॉर इंस्टेंस वी हैव अ कूल टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस, इट इज़ द सेम एज 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हमारा टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है तो वो सेम 59 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। टाइप ऑफ थर्मोमीटर, some simply measure the ambient temperature.
हमारे थर्मोमीटर बहुत टाइप के होते हैं और कुछ थर्मोमीटर ऐसे होते हैं जो एम्बिएंट टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। एम्बिएंट टेम्परेचर का मतलब होता है जहाँ पर आपको सिर्फ एक ही जगह का टेम्परेचर मेज़र करना हो। सपोज़ अगर आप एक रूम में बैठे हो और अगर आपने एसी को 16 पर रखा है तो वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होगा और उसके बाहर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा वार्म होगा एज़ कम्पेयर टू रूम के टेम्परेचर से। तो जो हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर मेज़र करने के लिए जो थर्मोमीटर यूज़ होता है वो सिर्फ उसी जगह का टेम्परेचर को मेज़र करता है। अदर रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे। और कुछ थर्मोमीटर ऐसे होते हैं जो पूरे दिन का मैक्सिमम और मिनिमम हमें टेम्परेचर बताते हैं। थर्मोमीटर ऑफन यूज अ कलर लिक्विड विच एक्सपांड व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस। थर्मोमीटर के अंदर एक कलर स्केल होती है। वो जब बढ़ती है तो हमको पता चलता है कि टेम्परेचर बढ़ा है। वो जब घटती है तो हमको पता चलता है कि टेम्परेचर घट गया है। However, more and more digital thermometer are preferred as they are more precise and can record more data. But आजकल हम लोग डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं और जो हमें काफ़ी ज़्यादा डेटा को अच्छे से पता करने के लिए यूज़फुल होता है। Indeed, temperature record can be used to collect more useful statistics, including range of temperature or the maximum temperature minus the minimum temperature during a particular period of time. अगर हमें रेंज ऑफ टेम्परेचर को निकालना है तो हमको उसको मैक्सिमम टेम्परेचर से मिनिमम टेम्परेचर को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हमको एक रेंज ऑफ टेम्परेचर मिल जाएगा। Mean daily temperature or the maximum temperature plus the minimum temperature of the day divided by 2। अगर हमको मीन टेम्परेचर निकालना है तो हमें मैक्सिमम टेम्परेचर में मिनिमम टेम्परेचर को ऐड करना होगा और उन दोनों के रिजल्ट को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको एक मीन डेली टेम्परेचर मिल जाएगा। If the news says that a particular place received 30 mm of rainfall in a day, what does it mean? How it's rainfall measured? जब हम लोग न्यूज़ में देखते हैं कि किसी जगह पर 30 mm बारिश हुई है, कहीं पर 20 mm बारिश हुई है या फिर कहीं पर 10 mm बारिश हुई है, तो वो हमें पता कैसे चलता है? The amount of rainfall is measured with the help of an instrument called rain gauge। तो हम लोग जो रेनफॉल होता है उसको मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है रेन गेज। When it's rain, the water fall into a funnel and it's collected in the cylinder। जब भी बारिश होती है तो जो वाटर होता है रेन का वो फनल पे गिरता है और वो उसके सिलेंडर में कलेक्ट होता है। A scale is attached to cylinder to measure the depth of rainfall collected। जो सिलेंडर होता है उसके अंदर एक स्केल लगी होती है जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं कि कितनी डीप रेन वाटर कलेक्ट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द हाइट ऑफ द वाटर कलेक्टेड इज 5 mm, वी से दैट वी रिसीव 5 mm ऑफ रेनफॉल। अगर हमारी स्केल पर रेटिंग आती है कि 5 mm कलेक्ट हुआ है वाटर तो हम लोगों को उससे पता चलता है कि हमारी रेनफॉल 5 mm हुई है। अगर वही स्केल हमें अगर 7 mm देती है तो हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7 mm बारिश हुई है। तो हमारे बारिश को मेज़र करने के लिए प्रेसिपिटेशन एक मेथड होती है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बारिश हुई है। Atmospheric pressure, our body are quite aware of temperature and rainfall। हमारी बॉडी को काफ़ी अच्छे से पता होता है कि कब कौन सा टेम्परेचर है, कब रेनफॉल होगा। But you may also have experienced that the weather sometimes feel heavy as before a thunderstorm। और हमें टेम्परेचर काफ़ी हैवी लगने लगता है कभी-कभी, स्पेशली जब कोई थंडरस्टॉर्म आने वाला होता है। This is related to atmospheric pressure, which is the pressure exerted by the weight of the air above and around us। तो ये जितना भी चीज़ें होती हैं जब हमें टेम्परेचर या वेदर काफ़ी हैवी लगता है तो ये हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है जिसमें जो वेट ऑफ एयर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है, वो हमको फील होने लगता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाई नियर द सी कोस्ट एंड लो एज वी गो हाई अप इनटू द माउंटेन। जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है कोस्ट साइड पर और लो रहता है जैसे ही हम लोग ऊपर जाते हैं माउंटेन्स पे वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है। व्हेन यू क्लीम अ माउंटेन द एयर गेट्स थिनर देन इन प्लेन बिलो। जैसे ही हम लोग माउंटेन्स के ऊपर जाते हैं तो जो एयर होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिन हो जाती है। एज अ रिजल्ट अ एयर प्रेशर इज़ लो एंड देर इज़ लेस ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर योर लंग्स टू टेक इन। जहाँ पर
एयर काफ़ी ज़्यादा लो होगी, वहाँ पर ऑक्सीजन भी काफ़ी कम होगा और हमारे लंग्स को काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी ऑक्सीजन लेने में। With the less oxygen getting in your blood, your body has to work hard to keep you move. अगर हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम होता है तो हमारी ब्लड जो होता है उसके अंदर भी ऑक्सीजन नहीं होता है और हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है हमें मूव करने के लिए. That's why people sometimes feel breathless, dizzy, tired as high altitude. कुछ लोगों को ब्रेथलेस, डेजी, टायर्ड बहुत ज़्यादा फील होता है किसी भी हाई एल्टीट्यूड पर, मतलब माउंटेन्स के ऊपर, क्योंकि उनके अंदर ऑक्सीजन लेवल काफ़ी ज़्यादा कम होता जाता है. दिस डजंट मीन दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑलवेज हाई इन अ प्लेन बिलो और ऑन द कोस्ट. ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमेशा हाई रहे सी साइड पर या कोस्टल एरिया में. In fact, it sometimes drops dramatically, resulting in what meteorologists call a depression, a low pressure system, which can sometimes develop into a storm or even a cyclone. जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहता है वो ड्रामेटिकली चेंज होता रहता है और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डेप्रेशन और लो प्रेशर सिस्टम, जिसके अंदर हमारा जो एक टेम्परेचर रहता है वो बढ़ता घटता रहता है. स्पेशली ये तब होता है जब कोई स्टॉर्म आने वाला होता है या फिर कोई साइक्लोन आने वाला होता है. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड अ बैरोमीटर. एक इंस्ट्रूमेंट होता है बैरोमीटर नाम का जिससे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं. एज विथ थर्मोमीटर देयर आर सेवरल टाइप ऑफ बैरोमीटर्स. द यूनिट द डिस्प्ले इज जनरली द मिलीबार. द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी कोस्ट इज अराउंड 1013 MB. A pressure below 1000 MB indicate a depression. हमारे जो थर्मोमीटर्स होते हैं उसके उसके साथ बहुत सारे बैरोमीटर्स भी अटैच होते हैं और उसकी जो यूनिट होती है बैरोमीटर की वो हमें मिलीबार में मिलती है. जो हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सी कोस्ट पर वो होता है 1013 MB और जो हमारा बिलो प्रेशर होता है मतलब 1000 MB से जो बिलो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस कंडीशन को हम लोग डेप्रेशन कहते हैं. People who journey to places at high altitude are advised to make pause on the way to allow their body to acclimatize. जो लोग काफ़ी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर ट्रैवल करते हैं उनको ये एडवाइस किया जाता है कि आप थोड़ा पॉज लेकर चढ़ें, जिससे हमारी बॉडी अक्लेमेटाइज हो जाती है. अक्लेमेटाइज मतलब होता है कि हमारी बॉडी एक न्यू क्लाइमेट को एडजस्ट करने के लिए स्टेबल हो जाती है. Our army personnel service in high altitude places like Hardungla in Ladakh, which is over 5,600 मीटर above sea level. हमारे जो आर्मी के सोल्जर्स हैं वो हाई हाई एल्टीट्यूड पर भी हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं. उस प्लेस का नाम है खारदुंगला जो लद्दाख के अंदर है. वो हमारे सी लेवल से 5,600 मीटर अबो है. It is hard to imagine how they live and work in places where the oxygen level is so low. The atmospheric pressure there is generally about 650 millibar. वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हार्ड है सर्वाइव करने के लिए. वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल काफ़ी ज़्यादा लो है. वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 650 मिलीबार रहता है. अगर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1000 मिलीबार से कम होता है तो उस कंडीशन को हम लोग डेप्रेशन कहते हैं और वहाँ पर हमारे सोल्जर 650 मिलीबार में रह रहे हैं. मतलब वो हमारे लिए इतना ज़्यादा हमें प्रोटेक्ट करने के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं. तो हमें हमारे आर्मी सोल्जर्स की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि वो हमें हमारी कंट्री को बचा के रख रहे हैं. विंड विंड इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू द एरिया ऑफ लो प्रेशर. विंड जो हमारी होती है वो एक एयर का मूवमेंट होता है किसी भी हाई प्रेशर एरिया से लेकर किसी भी लो प्रेशर एरिया का. स्पीड एंड डायरेक्शन आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर व्हेन वी डिस्क्राइब द विंड. स्पीड और डायरेक्शन एक दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जब भी हम लोग विंड को डिस्क्राइब करते हैं. विंड इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द वेदर. इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड हेल्प इन वेदर फोरकास्टिंग. विंड हमारे वेदर के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. इसकी स्पीड और डायरेक्शन से हमको वेदर फोरकास्टिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है. Beside air pilots and sailors need to be aware of wind data as the wind has a great influence of flying और sealing. जो हमारे पायलट्स और सेलर्स रहते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा डेटा मिलता है विंड से जिससे वो लोग इन्फ्लुएंस होकर फ्लाइंग और सीलिंग करते हैं.
फार्मर ऑल्सो यूज द विंड डायरेक्शन टू प्रिडिक्ट वेयर रेन माइट कम फ्रॉम। जो फार्मर्स होते हैं वो भी विंड के डायरेक्शन से देख के पता लगा सकते हैं कि किस तरफ से बारिश होगी। ऑल्सो अ ग्रेट विंड स्पीड कैन कॉज द सॉइल ऑफ ड्राई फास्टर। अगर हमारी विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो वो हमारी सॉइल को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ड्राई करती है। So how do we measure this direction in speed? A wind van has a rotating arm with a pointer at one end and a tail at the another. The wind blow, the tail is pushed and the pointer turn into the direction of wind. It responds even a light breeze. अब हम लोग विंड को कैसे मेज़र करते हैं और उसकी हमें डायरेक्शन और स्पीड कैसे पता चलती है। तो एक विंड वैन होती है जिसके अंदर एक रोटेटिंग आर्म होता है। उसका एक पॉइंट जो होता है, एक पॉइंट होता है और एक टेल होती है। जब हमारी हवा उसके अंदर जाती है तो उसकी टेल पुश हो जाती है और वो एक उसका जो पॉइंट होता है वो डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करने लगता है। और जो हमारा विंड वैन है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट ब्रीजेस में भी काम करता है। जैसे कि हमारा जो लेफ्ट साइड पर है ये इस पिक्चर में ये विंड वैन है और जो राइट साइड पर है ये हमारा एनोमीटर है। तो जो विंड होता है, विंड वैन जो होता है, इसके अंदर हमें पता चल जाता है कि हमारी डायरेक्शन कितनी है, किस तरफ है हमारी डायरेक्शन और उसकी स्पीड कितनी है कि ये हमारा विंड वैन है और ये हमारा एनोमीटर है। तो जब भी इसके अंदर हवा जाती है तो जो इसकी टेल है वो पॉइंट आउट करती है एक डायरेक्शन की तरफ, तो हमको पता चल जाता है कि कौन सी डायरेक्शन में हमारी हवा चल रही है। और जो हमारा एनोमीटर होता है वो भी हमारा सेम काम करता है, उससे भी हमें पता चल जाता है कि कौन सी डायरेक्शन में हमारी हवा है। मतलब वो जिस तरफ भी रोटेट करेगा तो हमको हमारी विंड की डायरेक्शन पता चल जाएगी और साथ ही में उसकी स्पीड भी पता चल जाएगी। दिस विंड वैन ऑन द टर्मैक इज कॉल्ड विंड सॉक और इसको हम लोग विंड सॉक भी कहते हैं। इट गिव पायलट एन इंडिकेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग। और जो हमारा ये विंड सॉक होता है ये पायलट को इंडिकेशन देता है डायरेक्शन की, मतलब ये विंड की डायरेक्शन की इंडिकेशन देता है पायलट को कि कब आपको टेक ऑफ करना है और कब आपको लैंडिंग करनी है। सिमिलर सॉक आर यूज फॉर इंडस्ट्री इन रिलीजिंग द गैस एंड एशेज। और ये सिमिलर ही हमारा विंड वैन यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में, जो इंडस्ट्रीज़ को इंडिकेशन देता है कि आपको गैसेस किस डायरेक्शन में रिलीज़ करनी है। द सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट इज़ टू मेजर द विंड डायरेक्शन इन स्पीड इज़ एनोमीटर। और जो हमारा एक सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जो विंड की डायरेक्शन और स्पीड को मेज़र करता है वो हमारा एनोमीटर होता है। इट हैज़ 3 और 4 मेटल कप दैट रोटेट ऑन वर्टिकल शेप व्हेन द विंड ब्लो। और इसके अंदर 3 से 4 मेटल कप्स होते हैं जो रोटेट करते हैं वर्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में जब भी उसके अंदर विंड ब्लो होती है। द स्ट्रॉन्गर द विंड द फास्टर द रोटेशन। जितनी तेज हवा होगी ये एनोमीटर उतना ही ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा, जितनी हल्की होगी उतना ही ये स्लो घूमेगा। A meter attached to the bottom count how many times the एनोमीटर्स। और इसके नीचे एक बॉटम काउंट लगा होता है, वो हमें बताता है कि कितनी बार एनोमीटर की जो स्पिन मतलब कितनी बार वो घुमा, वो सारा डेटा उसके नीचे हमें पता चल जाता है। इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड कैलकुलेट द विंड स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। और इससे हम लोग हमारी विंड की स्पीड पता कर सकते हैं कि वो कितने किलोमीटर पर आवर है। मतलब कि 1 घंटे में आपकी स्पीड जो है एयर की वो कितना किलोमीटर ट्रैवल कर लेती है। तो अगर हम लोग कहीं पर भी जाते हैं तो अगर हमारी कार हम स्पीड में चलाते हैं तो हमें काफ़ी कम टाइम लगता है और वही कार हम लोग अगर स्लो चलाएँगे तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सेम हमारी एयर के साथ भी होता है, जब एयर बहुत ज़्यादा स्पीड में चलती है तो उसको टाइम कम लगता है और जब एयर धीरे होती है तो उसको कम टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है सॉरी पहुँचने में। तो सेम हमारा एनोमीटर भी वही काम करता है। Humidity is the last element of the weather in our list. It refers to the amount of water vapor present in the air. ह्यूमिडिटी जो हमारी होती है हम उसको ऐसे मेज़र करते हैं कि जब हमारी एयर के अंदर कितना ज़्यादा वाटर वेपर्स है, मतलब एयर के अंदर कितना ज़्यादा पानी है। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन फैक्टर लाइक टेम्परेचर, विंड, प्रेशर एंड लोकेशन। और हमारी ह्यूमिडिटी टेम्परेचर, वाइंड, प्रेशर और लोकेशन पर भी डिपेंड करती है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि अब जब हम लोग पानी को बॉईल करते हैं तो उसके ऊपर जो एक एयर होती है, तो अगर आप उस पर ऐसे हाथ रखेंगे तो जितनी भी एयर होती है वो आपके हाथ पे जमा होती है और उसके साथ ही साथ आपके हाथ पर पानी भी आ जाता है। और सेम ही अगर हम किसी बॉइलिंग वाटर के ऊपर कुछ ढक देते हैं तो जो उसका सरफेस रहता है ऊपर वाला
उस पे काफ़ी ज़्यादा पानी के जो वेपर्स होते हैं वो जम जाते हैं। तो सेम हमारी ह्यूमिडिटी वेदर के साथ भी होती है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो जो पानी होता है समंदर का या फिर रिवर का, वो हमारी एयर के साथ मिक्स हो जाता है और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी हमारी कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा होती है, जैसे कि जहाँ पे कोस्टल सिटीज़ होती हैं लाइक मुंबई, गुजरात, और जितनी भी हमारी कोस्टल सिटीज़ हैं वहाँ पे ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि जितने भी वाटर वेपर्स रहते हैं वो एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं और वो ह्यूमिडिटी को बना देते हैं। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज मेजर्ड एट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एयर की जो ह्यूमिडिटी होती है हम उसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। एयर दैट वुड कंटेन एब्सोल्युटली नो वाटर वेपर इज रेटेड एट 0%। जिस एयर के अंदर कोई भी वाटर वेपर नहीं होता है उसको हम लोग 0% कहते हैं। वाइल एयर सैचुरेटेड विद वाटर वेपर विल हैव अ ह्यूमिडिटी ऑफ 100%। और जिस एयर के अंदर बहुत सारा पानी सैचुरेटेड होता है, वाटर वेपर सैचुरेटेड होता है, हम उसको कहते हैं 100% ऑफ ह्यूमिडिटी। In practice, dry weather has a relative humidity range between 20% and 40%। जो हमारा ड्राई वेदर होता है उसकी ह्यूमिडिटी होती है 20% से लेके 40% के बीच में। while humid weather usually fall between 60 and 80% relative humidity। और जो ह्यूमिड वेदर होता है उसकी ह्यूमिडिटी होती है 60% से लेके 80% तक, उसके अंदर ह्यूमिडिटी होती है। If the humidity in Delhi is at 52% while in Kochi is 84%, in which of two places are wet clothes like to dry faster? तो अगर दिल्ली के अंदर 52% ह्यूमिडिटी है और कोची के अंदर 84% ह्यूमिडिटी है, तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा कपड़े जल्दी ड्राई होंगे? तो हमारे दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा जल्दी कपड़े ड्राई होंगे, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमिडिटी कम है, वो एयर के अंदर वाटर कम है। जितना वाटर कम होगा उतने ही हमारा एयर वेदर ड्राई होता है और उससे हमारी जो चीज़ें होती हैं वो उतनी जल्दी सूखती हैं। बट हाउ डू वी मेजर सच नंबर? दिस इज डन थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइग्रोमीटर। अगेन देयर इज सेवरल टाइप ऑफ हाइग्रोमीटर डिपेंडिंग ऑन द प्रिंसिपल दे आर बेस्ड ऑन। तो हम लोग ह्यूमिडिटी का इतना एक्यूरेट नंबर कैसे मेज़र करते हैं? तो एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है हाइग्रोमीटर। तो हम उससे ह्यूमिडिटी को मेज़र करते हैं और हाइग्रोमीटर भी डिपेंड करता है अलग-अलग प्रिंसिपल पर। द मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी इज़ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन मैनी इंडस्ट्री प्रोसेस सच एज़ फूड प्रोसेसिंग। और जो ह्यूमिडिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हमें इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जितनी भी फूड इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर ह्यूमिडिटी को ही मेज़र करके जितना भी वहाँ पर खाना बनता है उसको प्रोसेस किया जाता है। Museum also monitor humidity as they need to maintain dry environment to preserve their exhibit। और जो म्यूज़ियम्स होते हैं वहाँ पर भी हमारा हाइग्रोमीटर यूज़ होता है, जिससे वो लोग मेज़र कर सकें कि कितनी ह्यूमिडिटी है और वो अपने एनवायरनमेंट को ड्राई रखें, जिससे जितनी भी वहाँ पर चीज़ें हैं उसको प्रिज़र्व किया जा सके। जैसे कि बारिश के अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है जिससे हमारी बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ आयरन की बनी हुई है तो उसके ऊपर ज़ंग आ जाता है, मतलब रस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं वो हो जाता है। तो सपोज़ अगर कोई म्यूज़ियम के अंदर बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी किंग की तलवार रखी हुई है, तो अगर उस पर ज़ंग आ जाएगा तो वो इतना एंटीक जो भी है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए म्यूज़ियम वाले जो होते हैं उनको भी अपना जो ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है उसको काफ़ी ड्राई बना के रखना पड़ता है, जिससे वो जितनी भी चीज़ें म्यूज़ियम के अंदर हैं उसको वो लोग प्रिज़र्व करके रख सकें। Weather station. As you can see, we need several instruments to measure the weather at a particular place and time। जैसे कि हमें पता है कि हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है वेदर को मेज़र करने के लिए किसी भी टाइम और प्लेस पर। A weather station bring all this instrument together, making it easy to measure and track the weather। तो जो हमारा वेदर स्टेशन होता है वहाँ पर ये सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिससे हमें बहुत ईजी हो जाता है किसी भी वेदर को मेज़र और ट्रैक करना। Reading of all the measurement are taken at regular interval which help in mapping and forecasting the weather। और जो इसकी मेजरमेंट होती है वो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में होती है, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में वो लोग चेक करते रहते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है वेदर फोरकास्टिंग के लिए। एन ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन। A automated weather station (AWS) is a self-operating system that uses various sensors to measure and record weather data such as temperature, humidity, wind speed, direction, precipitation, and atmospheric pressure। तो जो हमारा ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन होता है वो सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब उसको किसी भी ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है उसको ऑपरेट करने के लिए, वो खुद से ही चलता है। उसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं जो हमारे वेदर को रिकॉर्ड और मेज़र करते हैं और उसका डेटा हमें देते हैं, जैसे कि इसका टेम्परेचर क्या है,
ह्यूमिडिटी क्या है, वाइंड स्पीड क्या है, डायरेक्शन, प्रेसिपिटेशन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Such stations are widely used in fields like agriculture, aviation, navigation, environmental monitoring and so on. और जो हमारी ये वाले स्टेशंस होते हैं, जो ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस होते हैं, ये हमारे एग्रीकल्चर, एविएशन, नेविगेशन, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में यूज़ होते हैं। Providing accurate and timely weather information without any need for human intervention. और ये हमें काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं, जिससे हमें एक वेदर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है बिना किसी ह्यूमन की हेल्प से। हो सकता है कि कोई ह्यूमन ऑपरेट करे तो उसके अंदर मिस्टेक्स हो सकती है, बट जब हमारे AWS जो होते हैं ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, जब वो किसी भी वेदर को मॉनिटर करते हैं तो उनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होती है। In 2023, the National Disaster Management Authority set up an AWS at a glacier's lake of Sikkim at an altitude of more than 4,800 मीटर above the sea level. और 2023 में एक नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो हमारे इंडिया की है, उसने एक AWS को इंस्टॉल किया था ग्लेशियर लेक पर, जो सिक्किम के अंदर है, और वो हमारी 4,800 मीटर अबो है सी लेवल से। The AWS provide early information about upcoming weather condition। और जो हमारा AWS है वो हमें जो भी वेदर होने वाला होता है उसकी हमें इंफॉर्मेशन वो पहले ही दे देता है। Predicting the weather, meteorologists collect data using this instrument over long period of time। जो हमारे meteorologist रहते हैं, जो हमारे वेदर को प्रिडिक्ट करते हैं, वो ये इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं हमारे डेटा को मॉनिटर करने के लिए और डेटा कलेक्ट करने के लिए। The study of data and use scientific method to try and predict the weather, such as prediction, are very important nowadays, as climate change making extreme weather such as drought, flood, साइक्लोन एक्सेट्रा मोर फ्रिक्वेंट। और जो हमारी डेटा की स्टडी होती है उसके अंदर हम लोग साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें हम प्रायर प्रिडिक्ट करते हैं वेदर को। और ये हमारी प्रिडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज के अंदर। जैसे कि अगर हमें कहीं पर डग आ रहा है या फ्लड आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, तो इसकी हमें पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एक्यूरेट प्रिडिक्शन हेल्प अस टू बी रेडी फॉर सच इवेंट। और जो हमारे एक्यूरेट प्रिडिक्शंस रहते हैं वो हमें रेडी करते हैं इस तरह के कोई भी इवेंट होने से पहले। दे ऑल्सो इनेबल लोकल गवर्नमेंट फॉर मोबिलाइज रिसोर्स एंड प्रिपेयर फॉर एनी डिजास्टर। फॉर एग्जाम्पल, if stormy weather is expected at sea, fishermen are warned about venturing out in their boat, or an entire coastal area might have been evacuated in a cyclone is expected। और ये लोकल गवर्नमेंट को भी बोलते हैं कि आप भी अपनी जो लोकल जो आपके वहाँ के लोग हैं उनको भी आप इन्फॉर्म करिए कि इस तरह का कुछ डिज़ास्टर होने वाला होता है। जैसे कि जो सी हमारा होता है वहाँ पे फिशरमैन जाते हैं फिशिंग करने, तो उनको बोला जाता है कि इस टाइम पर आप मत जाना, हो सकता है रिस्की हो ये इस टाइम पर जाना, या फिर कोई साइक्लोन आने वाला होता है किसी भी कोस्टल एरिया में, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें पहले से ही मिल जाती है। तो ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर सेकंड, ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर